गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में सी टेट के लिए पैसेज 2 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पहले पूछा जा चुका है। आज जो पैसेज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यह अपने आप में एक पोयम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लव पोयम है और रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम का एक हिस्सा है। यह कंप्लीट पोयम नहीं है। द लास्ट राइड टुगेदर बहुत फेमस पोयम उनका, जिसका एक पार्ट है। 10 स्टेंजाज हैं जिसमें से एक पार्ट यहाँ लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई पोयम है और वो भी बीच का पार्ट उठा करके आपको दे दिया गया है तो वह कितना कठिन होगा। बीच का पार्ट है, न शुरू का है न लास्ट का है, तो कठिन होता है। पोयम अपने आप में कठिन होता है। जब पोयम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा। उन्हीं लोगों के लिए आसान होगा जिन्होंने इंग्लिश से ऑनर्स किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया है उनके लिए आसान होगा। जो अन्य विषय के लोग हैं उनके लिए कठिन होता है। फिर भी आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज के पार्ट को स्टैंजा कहते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि रीड द स्टैंजा गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टैंजा को आप पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस और कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। क्या है फेल आई अलोन? आप जरा क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है द पोएट हियर इज टॉकिंग लाइक ए एन। यहाँ पोएट किस के रूप में बात कर रहा है? वह खुद क्या है? यहाँ ऑप्टिमिस्ट है, पैसिमिस्ट है, रियलिस्ट है और इनडिफरेंट पर्सन है। यह आपको बताना है पढ़ करके। दूसरा प्रश्न है इन लाइन 3 to 5 द लवर इज। लाइन नंबर 3 से 5 के बीच में जो लवर है यह लव पोयम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की और इसमें लव की चर्चा है। हालांकि वो लव में सफल नहीं हुए हैं, लव में फेल हो चुके हैं और फिर भी इसमें लव के बारे में फिलोसॉफिकल व्यूज दिया गया है कि क्या है लव। तो 3 से 5 लाइन को पढ़ करके, तीसरे से 5वें लाइन तक को पढ़ करके आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे आप पढ़ें और इससे संबंधित ये जो प्रश्न दिया गया इसमें बताएं कौन सही कौन गलत। तो आइए, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कवि यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब पूछ रहे हैं फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। क्वेश्चन है क्या मैं अकेला ही, क्या मैं ही असफल हुआ हूं? वर्ड्स और डीड्स में ये अपनी असफलता दोनों में बता रहे हैं, वर्ड्स में भी और डीड्स में भी। डीड्स मीन्स वर्क होता है, काम होता है, कीर्ति। डीड मीन्स काम, डीड मीन्स कीर्ति। क्या मैं काम में असफल हुआ हूं? क्या मैं ही अकेला असफल हुआ हूं? क्या मैं ही शब्दों में असफल हुआ हूं? व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। कौन सफल होता है? यहां पर जो यह लाइन दिया गया यह भी प्रश्न है, सेकंड लाइन भी प्रश्न ही है पोयम का। व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव, ऐसा क्यों होता है कि स्ट्राइव बहुत लोग करते हैं, अटेम्प्ट बहुत लोग करते हैं, इंडियोवॉ बहुत लोग करते हैं, बट सफल कोई कोई होता है। हु सक्सीड्स, यहाँ लेखक नेगेटिव एस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। कौन सफल होता है मतलब कि बहुत कम सफल होते हैं। आप अपने ऊपर न लें, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि स्ट्राइव प्रयत्न करना, प्रयास करना तो सब करते हैं, सफल कौन होता है मतलब बहुत कम लोग सफल होते हैं। वी रोड इट सिम्ड माई स्पिरिट फ्लू। वी रोड इट सिम्ड माई स्पिरिट फ्लू, ऐसा लगा कि मेरी आत्मा फ्लू कर गई, उड़ गई। फ्लाई का सेकंड फॉर्म। वी रोड, लेखक की इच्छा है, इनकी प्रेमिका जो है इन्हें छोड़ रही है, छोड़ कर जा रही है और वहां यह उसके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं, ठीक है जा रही हो जाओ, लेकिन एक अंतिम राइड मेरे साथ कर लो, चलो एक साथ सवारी कर लेते हैं। और इनकी बात को वह एक्सेप्ट करती है, तभी तो इन्होंने लिखा वी रोड, हम राइड किए। इट सिम्ड, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, सीम भर्व है और
सीम का सिनोनिम अपीयर होता है। ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ, माई स्पिरिट फ्लू, मेरी आत्मा उड़ गई। यह क्या है? आत्मा उड़ती नहीं है, यह पर्सोनिफिकेशन है। लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत प्रयोग मिलता है। फिगर्स ऑफ स्पीच श्रृंगार है साहित्य का। जैसे मनुष्य श्रृंगार करते हैं, वैसे ही साहित्य को सुंदर बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो मेरी आत्मा उड़ गई, यानी यह पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब इनएनिमेट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट को सजीव की तरह यूज कर दिया जाता है। आत्मा उड़ गई, भाई उड़ेगा कौन? जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, जिसमें एनर्जी है, यानी यह पर्सोनिफिकेशन है। 100 अदर रीजन, मतलब जब हम साथ में भ्रमण कर रहे थे तो कवि की कल्पना है कि हम बहुत सारी रीजन्स को, बहुत सारे क्षेत्रों का भ्रमण किए, देखे, नए शहरों को हम लोगों ने देखा। एज द वर्ल्ड रस्ट बाई वन आइदर साइड, पूरी दुनिया जो है ना वो रश कर रही है। रश मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, एक के बगल में दूसरा, और हर कोई भाग रहा था, पूरी दुनिया भाग रही थी, ऐसा लेखक महसूस कर रहे हैं। यह एज द वर्ल्ड रस्ट बाई आइदर साइड, यह सिमिली है, यह भी फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत कठिन होता है अन्य विषय के स्टूडेंट के लिए किसी पोयम को एक्सप्लेन करना। आई थॉट ऑल लेबर येट नो लेस बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑल लेबर येट नो लेस, मेहनत सभी, कम नहीं, मेहनत सभी किए, सभी करते हैं, कम भी नहीं करते। नो लेस, कम भी नहीं करते। बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, लेकिन अंततः क्या प्राप्त होता है? सबको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जितने लोग प्रयास करते हैं सबको सफलता प्राप्त नहीं होती है, अनसक्सेस प्राप्त हो जाता है, सक्सेस प्राप्त नहीं होता। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, जिस काम को शुरू किए उस काम के अंत को देखो। सफलता असफलता का निर्धारण तो वही होगा काम के अंत में। तो लुक एट द एंड ऑफ वर्क, कंट्रास्ट, काम के अंत में देखो, वहां कंट्रास्ट मिलेगा, विरोधाभास। वहां विरोधाभास मिलेगा। द पेटी डन द अनडन वास्ट, रिदम भी है यहां। द पेटी डन द अनडन वास्ट, कंट्रास्ट एंड वास्ट। पूछ दिया जाए कि क्या इसमें रिदम है? क्या आपने रिदम महसूस किया? जी हाँ, हमने रिदम महसूस किया। इसमें लय है। देखिए, लेस सक्सेस, लेस सक्सेस, ये रिदमिक लाइन्स हैं, लय को बना रहे हैं। कंट्रास्ट एंड वास्ट, यहां भी रिदम है। पास्ट, पास्ट, यहां भी रिदम है। द पेटी डन द अनडन वास्ट, जो हुआ वो बहुत तुच्छ है। पेटी, पेटी मतलब होता है तुच्छ, मीगर, अल्प, थोड़ा सा, मीगर, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इसका सिनोनिम होगा। जो हुआ वो बहुत अल्प मात्रा में हुआ, काम जिसको शुरू किया गया था, जब उसके एंड पर देखा गया तो कंट्रास्ट है, क्योंकि प्रयास तो सबने किया लेकिन जो हुआ वो बहुत कम हुआ, और जो नहीं हुआ वो भास्ट था, विशाल था। भास्ट मीन्स विशाल। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट, दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स, वे जिन्होंने प्रयास किए उनके लिए देयर्स लगा है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स, उन लोगों का यह प्रेजेंट, विद द होपफुल पास्ट, वे प्रयास तो तब किए जब उन्होंने होप बना करके रखा था, जब वे होपफुल थे, जब वे आशावादी थे। उनका जो पास्ट था वो आशावादी था, और उस आशा में वे प्रयास करते रहे। आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइड, आई होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, शी वुड लव मी, वह मुझसे प्यार करेगी, हियर वी राइड, हियर वी राइड, और यहाँ हम राइड पर हैं, यहाँ हम यात्रा कर रहे हैं। यह एक कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कल्पना है, जो आपके सामने एक आधा भी नहीं कह सकते, बहुत कम हिस्सा, बहुत बड़ी कविता है यह, जिसका बहुत छोटा सा पार्ट आपको दे दिया गया है। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। द पोएट हियर इज टॉकिंग लाइक ए एन, पोएट किस रूप में बात कर रहे हैं? कवि यहाँ होप की बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि आई होप्ड शी वुड लव मी हियर वी राइड। कवि अभी भी उम्मीद को खोया नहीं है, वह अभी भी मानता है, होप कर रहा है कि शी वुड लव मी हियर वी राइड, यानी अभी भी कवि की आशा जो है वो बरकरार है। और जब यहाँ प्रश्न भी वही है, इसीलिए मैंने इम्फेसिस किया, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। तो आशा अगर कवि छोड़ दिया होता तो वह बात कर रहा होता पेसिमिस्ट की तरह, लेकिन वो ऑप्टिमिस्ट की तरह बात कर रहा है। लास्ट में सेंस क्लियर मिलता है कि उसका जो कवि जो है या जो ऑथर हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, किस एटीट्यूड में वे बात कर रहे हैं, पेसिमिस्ट निराशावादी। उम्मीद छोड़ देने का बोध होता तो हम उसे पेसिमिस्ट कहते। रियलिस्ट यथार्थवादी, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीजों को बयां करे, वह यथार्थवादी होता है। इनडिफरेंट पर्सन उदासीन व्यक्ति, इनडिफरेंट पर्सन उदासीन व्यक्ति, इनडिफरेंट का सिनोनिम होता है न्यूट्रल, जिसको कोई फर्क ना पड़े, जो बाउंड्री पर बैठा रहे, वो न्यूट्रल होता है, इनडिफरेंट होता है। तो 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा। अंत तक उसकी उम्मीद बनी हुई है कि वह मुझे प्रेम करेगी और हम साथ यात्रा करेंगे। इन लाइन 3 to 5 द लवर इज, 3 to 5 में जो लवर है यानी जो पोएट है, यहाँ जो पोएट हैं वो खुद लवर हैं। तो तीसरे से 5वें लाइन में लवर जो है वो क्या है, वरीड अबाउट हिज अनसक्सेस, अपने अनसक्सेस के बारे में चिंतित हैं। पैसेज में कहीं ऐसा नहीं कहा गया था, ये आंसर नहीं होगा। ट्राइंग टू फॉरगेट हिज लॉस इन लव, लव में लॉस हुआ है, लव में वो सक्सेस नहीं हुए हैं, इसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पैसेज में नहीं कहा गया। एंजॉइंग हिज प्रेजेंट, जी हाँ, प्रेजेंट को ही एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आओ एक लास्ट राइड पर हम लोग साथ में निकल जाएं, आओ एक लास्ट राइड पर ही हम साथ में निकल जाएं। इसलिए वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं दुखरा रो रहे हैं अपने अनसक्सेस होने का लव में। कंफ्यूज्ड बाय द सीन अराउंड, ऐसा कहीं वर्णन नहीं था। आंसर सी होगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनका आप अध्ययन करें। ऑल दोज हु आर होपफुल अचीव सक्सेस एट द एंड, कहाँ कहा गया, पैसेज में ऐसी बात नहीं कही गई, इसलिए यह रॉन्ग है। वे जो आशावान होते हैं, होपफुल होते हैं, अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहाँ कहा गया। पैसेज में तो यही कहा गया कि प्रयास तो सभी करते हैं लेकिन सफलता बहुत कम को मिलती है। एवरीवन मेक्स एन अटेम्प्ट, जी हाँ, हर कोई अटेम्प्ट करता है बट वेरी फ्यू सक्सीड, जी हाँ, ये राइट है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। यू कैन विन, शिव खेरा की पुस्तक का पहले ये पंच लाइन है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जो विजेता होते हैं वो कोई अलग कार्य नहीं करते, कार्य करने का तरीका उनका भिन्न होता है। तो सफल वही होता है जो अलग तरीके से, अलग स्ट्रैटेजी के साथ, अलग मेथोडोलॉजी के साथ परीक्षा में भाग लेता है, उस तैयारी के साथ भाग लेता है, सफल वही होता है। तो ए रॉन्ग है, बी राइट है। ए इज राइट गलत, बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, जी हाँ सही है यह। बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग सही है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ये कंफ्यूज करता है, यहाँ पर थोड़ा सा शांतचित्त होकर के आप जवाब देंगे। कंपोज्ड माइंड, पीसफुल माइंड से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट का चयन करें। द पोएट फेल इन लव एंड सक्सीडेड, नहीं, सफल नहीं हुए, असफल हो गए हैं कवि। कवि आग्रह कर रहे हैं कि ठीक है, जा रही हो जाओ, मुझे छोड़ रही हो छोड़ दो, लेकिन एक लास्ट राइड पर आओ चलते हैं, और वो मान लेती है उनकी बात को। हिज बिलवड डिडंट लाइक हिज लुक्स, पैसेज में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि कवि का जो लुक था उनकी प्रेमिका को पसंद नहीं था, यह नहीं कहा गया है। द पोएट डिडंट प्रोपोज प्रॉपरली, अब पोएट ने कैसे प्रोपोज किया, इजहार उन्होंने कैसे किया, इसका तो वर्णन ही नहीं था, इजहार करने का तरीका नहीं बताया गया। सी हैड ए सॉफ्ट हार्ट, मान लेंगे कि यही आंसर होगा। क्यों,
क्योंकि जब ये प्रपोजल रखते हैं तो वो एग्री कर जाती है, यानी उसका हार्ट जो है, उसका जो हृदय है वो सॉफ्ट है, किसी कारण से छोड़कर जा रही है बट हृदय इनके प्रति सॉफ्ट है। मान लेंगे आंसर डी, स्पष्ट नहीं है। इट सिम्ड माई स्पिरिट फ्लू द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इज, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरा जोश फ्लू कर गया। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इज सिमिली और मेटाफर, ये दोनों तुलना को दर्शाते हैं। दो असमान चीजों में तुलना सिमिली है और मेटाफर स्पष्ट तुलना है। हम जब सिमिली के एग्जाम्पल्स हमारे सामने होते हैं तो उनमें एज लगा रहता है, लाइक लगा रहता है, सो बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। ऐसे तो लिटरेरी आप बुक्स पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन देखिए टेक्निक, सिमिली तब होगा जब उसमें एज लगा हो, लाइक लगा हो या सो लगा हो। लगा ही होगा एज, लाइक या सो, जिसमें लगा हो। अगर इसी में एज कहीं लगा होता और पूछा जाता क्या है तो आप सिमिली लिखते। इमेजरी वह होता है जो हमारे सेंस को टच कर जाए, जिसमें ऐसी कल्पना की बातें की गई हो जो हमें झकझोरे, जो सांकेतिक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को लेकर के आए, हमें प्रेशर डालना पड़े बात को समझने के लिए, वो इमेजरी होता है। मेटाफर क्या है? तुलना है। इसमें हम स्पष्ट बात करते हैं, कहें कि वह शेर है, अब आदमी शेर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह शेर है, वह शेर है, यानी हम उसकी तुलना शेर के साथ कर रहे हैं, ये मेटाफर है। लेकिन हम कहें कि वह शेर की तरह बहादुर है, वह शेर की तरह वीर है, तो की तरह आ जाएगा, एज एज आ जाएगा, लाइक आ जाएगा, सो आ जाएगा, तो वही चीज सिमिली हो जाएगा। सिमिली और मेटाफर क्लोज होते हैं, इसे पहचानना होगा। मेटाफर में तुलना स्पष्ट कर दी जाती है, बिना एज, लाइक और सो के मेटाफर में तुलना स्पष्ट कर दी जाती है। जैसे कैमल इज द सीप, कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। अब सीप थोड़े ही है, जहाज है वो, लेकिन उसे डेजर्ट का जहाज कह दिया गया, तो यह मेटाफर है। हाइपरबॉल क्या है भाई? हाइपरबॉल बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ये हाइपरबॉल है। हाइपरबॉल में जैसे मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पर्वत को ठोकर मारकर उड़ा सकता हूं, ये हाइपरबॉल है। बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को हाइपरबॉल है। तो यहां पर इट सिम्ड माई स्पिरिट फ्लू, अब यहां पर हम, ये तो पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन यहां पर्सोनिफिकेशन दिया ही नहीं गया ऑप्शन में। सिमिली यह है नहीं, मेटाफर यह है नहीं, हाइपरबॉल यह है नहीं, मजबूरी में हमें आंसर बी देना होगा। लेकिन वास्तव में यह पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। जब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट की तरह, जब निर्जीव को सजीव की तरह यूज कर दिया जाता है तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहा जाता है। एज द वर्ल्ड रस्ट बाई वन आइदर साइड, इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, एज पूछा जा रहा है द फिगर ऑफ स्पीच, जिस अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया इस एक्सप्रेशन में, वह अलंकार है क्या, इनमें से क्या है। सिमिली समझा चुका हूँ, मेटाफर समझा चुका हूँ। हालांकि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इन सभी पर डिटेल्ड वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। पर्सोनिफिकेशन में आपको समझा चुका हूं और हाइपरबॉल भी आपको बता चुका हूं। तो यह क्या है? एज द वर्ल्ड रस्ट बाई आइदर साइड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इज, जैसे दुनिया रस की ऑन आइदर साइड। अब दुनिया क्या ये चलती है? क्या ये रश करती है? नहीं, हम और आप चलते हैं। तो एक चीज को मानव की तरह यूज किया जा रहा है, इस वर्ल्ड को मानव की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए यह है पर्सोनिफिकेशन। सो लगा रहता, लाइक लगा रहता, तो अब यहाँ एज लगा हुआ है लेकिन ये थोड़ा कट जा रहा है, इसलिए हम इसे पर्सोनिफिकेशन में रखेंगे और 6 का आंसर सी होगा। अच्छा, इसी के साथ यह सेट कंप्लीट होता है। फिर कल एक नया वीडियो आपको मिलेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और सिमिली, मेटाफर, हाइपरबॉल, सिनोडॉक, एनामोटोपोइया, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, एंटीथेसिस, ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। इन पर स्पेशल वीडियो बना करके बताना होगा, तब इस तरह के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।